हाय एवरीवन, क्या हाल चाल सभी का स्वागत है यार लास्ट लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बहुत सारी मिसलेनियस चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों का चैप्टर इस पर्टिकुलर वीडियो में खत्म हो जाएगा और सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से समझ में भी आ जाएंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले यार स्टार्ट करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, EAN सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, एक आर्बिट्ररी नंबर निकालते हैं हम, हर किसी कॉम्प्लेक्स के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कितना वैलिड है कितना वैलिड नहीं है उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन कैसे निकालते कैसे हैं, इसे निकालते कैसे हैं ये देख लीजिए। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है, आप उसका जो सेंट्रल एटम है, एक कॉम्प्लेक्स का जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका क्या लीजिए, एटॉमिक नंबर लीजिए Z। उसका क्या ले लिया मैंने, एटॉमिक नंबर ले लिया। ठीक है, माइनस करना है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये में निकालना आता है बिल्कुल। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिएगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा और लिखिएगा और प्लस करिएगा 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका। ठीक है, जैसे एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल करेंगे तो उससे हमें और बेहतर चीजें समझ में आएंगी। जैसे देखिए एग्जांपल है FeCO5। जरा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल के बताइए। फॉर्मूला लगाना है ना, Z कितना हो गया, सेंट्रल मेटल एटम का लेना है, Z कितना हो गया 26 हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी, निकाल लीजिए यार। X मान लो आयरन की X प्लस 5 इंटू 0 CO, कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, तो वो तो क्या रहती है, ओवरऑल न्यूट्रल रहती है, तो इक्वल्स टू 0। तो X भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, -0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है, क्योंकि ये क्या है, मोनोडेंटेट है, राइट। तो 2 इंटू 5, ठीक है, तो 26 प्लस 10 ये कितना हो गया, 36 हो गया। ये कितना हो गया, 36 हो गया। तो ऐसे आप लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और का आप लोग निकाल के बताइए, बताओ। ये है आपका NiNH3 6 ठीक है, इसका है, और इसका आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल के बताइए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल के बताओ। कुछ नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, कुछ नहीं, बस ये आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, कैसे करोगे, Z कितना हो गया आपका, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखो कैसे निकालोगे, Z कितना हो गया आपका, निकल है भैया कितना, 28 माइनस उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो कैसे निकालोगे यार, X मान लो, अमोनिया ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल, तो 6 इंटू 0 इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना है बेटा, +2, टोटल चार्जेस +2। X कितना है बेटा, +2। ठीक है, मतलब जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 बेटा, कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है 36, ये भी आ रहा है 36। ठीक है, तो ऐसे करके आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। अब देखिए, ये एक तो हमेशा वैलिड नहीं है, इसके कुछ पॉइंट्स मैं लिखवा देता हूं, इट इज नॉट ऑलवेज वैलिड, है ना। अच्छा, इसकी वैलिडिटी हम किस सेंस में बोल रहे हैं, इसकी वैलिडिटी हम इस सेंस में बोल रहे हैं कि अगर आपकी ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू नियरेस्ट नोबल गैस के करीब आती है, जैसे आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कौन से होते हैं, जनरली 3D सीरीज के होते हैं। ठीक है, ये देखो ये भी 3D का है आयरन, ठीक है, ये निकल भी आपका 3D का है। तो इनके सबसे पास में जो नोबल गैस रहती है वो आपकी रहती है क्रिप्टॉन, जैसे 36 इसका क्या रहता है, एटॉमिक नंबर रहता है। तो अगर किसी का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आता है तो दैट मींस इट इज स्टेबल। तो अगर आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज क्लोज टू नियरेस्ट noble gas, then that complex is stable। जैसे इन दोनों ही केसेस में हमारा जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आया है वो कितना आया है, 36 आया है। ठीक है, 36 किसका एटॉमिक नंबर होता है, क्रिप्टॉन का होता है। तो एक नोबल गैस का आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाएगा, स्टेबल बोला जाएगा कि यार ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज वैलिड।
ये हर जगह आप नहीं लगा सकते हैं, ये एक बस एक हर जगह इस चीज को आप अप्लाई नहीं कर सकते हो कि अगर यार इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आ गया तो यार वो स्टेबल ही स्टेबल होगा, ऐसा कोई भी जरूरी बात नहीं है ना। तो यार बहुत ज्यादा दिल से लगाने वाली बात नहीं है इस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को, कि बस हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में निकालना आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट। और मेनली आप लोग इन्हें कहाँ पे यूज करते हो, मेनली आप लोग इन्हें कहाँ पे यूज करते हो, मेनली आप लोग इन्हें यूज करते हो, मेनली यूज्ड इन मेटल कार्बोनेल्स, मेनली यूज्ड इन मेटल के कार्बोनेल्स, है ना। मेटल के कार्बोनेल्स क्या होते हैं वो आज हम देखने वाले हैं बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से सारी चीजें उसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मेनली आप क्या करते हो, कार्बोनेल्स में यूज करते हो। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये आपका पहला टॉपिक हो गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ऐसे एक आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है जो हम लोगों ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम लोगों ने देखा था कि यार ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, आपके वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, तो वो किससे डिसाइड होता है, वो आपके स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से डिसाइड होता है। ठीक है, मैं पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखाया हूं, इस ऑर्डर में रहता है। सबसे वीक आई माइनस हो गया, फिर ये, तो इसकी देखो ट्रिक भी लिख रखी है, पढ़ना स्टार्ट करो। है? ये रही आपकी ट्रिक भी है ये। ठीक है, ठीक है। क्या है ट्रिक, अरे ये याद करने की ट्रिक है बेटा, है ना। यही ट्रिक चल रही है मार्केट में और यही आप लोगों को, इससे आप लोगों को याद हो भी जाएगा। ठीक है, आई माइनस का क्या, एक बार बी आर माइनस, सचिन एस सी एन, क्लास से फरार सी एल माइनस एस टू माइनस एफ माइनस। ठीक है, क्या एक बार, सिर्फ एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट, ओ एक्स टू माइनस होता है ना, ऑक्सलेट, ऑक्सलेट का पानी से प्यार। ठीक है, यहां तक एक सीक्वेंस है, यहां तक एक सीक्वेंस है, यहां तक एक क्यों सीक्वेंस है, क्योंकि हम लोग पानी तक, क्योंकि हम लोग पानी तक क्या मानते हैं, पानी तक हम लोग मानते हैं कि यार यहां तक आपका वीक फील्ड लिगेंड है, यहां तक आपके ये क्या है, यहां तक आपके ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। इसके बाद से NCS माइनस से हम क्या मानते हुए चलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा मान रहे हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा मानते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपका हो जाता है CO। ठीक है, कार्बोनिल, कार्बोनिल। ठीक है, तो पानी तक आप लोगों को क्या लेना है, वीक फील्ड लिगेंड लेना है। तो देखो क्या बोल रहा है, एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट का पानी से प्यार। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, नाचते हुए उड़ता EDTA4 माइनस अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो में मिला। नाचने लगा, कौन नाचने लगा, नाचने लगा और उड़ने लगा, नाचते हुए उड़ता, कौन, अमोनिया, कहां मिला, इन नॉर्थ कनाडा में मिला और कोलंबो में मिला जाके। ठीक है जी, ठीक है जी, है ना। तो ये एक आपका तरीका है याद रखने का। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना पानी तक हम लोग वीक फील्ड लिगेंड मानते हैं, उसके बाद हम लोग सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा सर, ये भी चीज आई। नेक्स्ट क्या रहता है, नेक्स्ट रहता है कलर ऑफ कंपाउंड, है ना। नेक्स्ट क्या रहता है, कलर ऑफ कंपाउंड। ये सारी चीजें एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, तो जितनी भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको कवर करवा दूंगा, कवर करवा दूंगा। ठीक है, कलर ऑफ कंपाउंड। देखो कलर आता किस वजह से है, कलर आता किस वजह से है, पहले ये देखिए, जैसे आपका टाइटेनियम H2O होल 6 3+। ठीक है, यहां पे ऐसा करिए, टाइटेनियम की एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए मेरे को। यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो X प्लस पानी तो क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता है, इज व्हाट, +3। तो X कितना आ गया बेटा, +3 आ गया। ठीक है, तो टाइटेनियम किस में एग्जिस्ट कर रहा है, +3 में एग्जिस्ट कर रहा है। टाइटेनियम एग्जिस्ट कर रहा है +3 में। +3 की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप, Z22 होता है इसका, Z22 होता है। तो अगर मैं टाइटेनियम +3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इट इज आर्गन, 3D1 ये रहती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये कौन से कलर का रहता है, ये आपका रहता है वायलेट कलर का। वायलेट कलर का ऐसे लिखें, दिख रहा है कुछ, ठीक है ना, हाँ दिख जाएगा। ठीक है, ये वायलेट कलर का रहता है, ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका ये वायलेट कलर का रहता है। अब ये कलर जो आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, ये हमें समझने की बात। तो देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3D1 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3D1। तो क्या ये पिक्चर बन रही है, देखिए देखिए, T2G और EG बना है ना। ठीक है, एक सेकेंड यार, T2G और EG बनाते हैं, T2G और EG बनाते हैं, रुक जाओ यार, इसको ढंग से बनाएंगे। ठीक है, अबे ठीक है, आ जाओ।
ये T2G बनाते हैं, ये आपका 3 ऑर्बिटल यहाँ पे हो गए और आपके 2 ऑर्बिटल क्या हो गए, ऊपर हो गए। 2 ऑर्बिटल आपके क्या हो गए, ऊपर हो गए। ठीक है, अब जैसे भी बन रहा है, अब जैसे भी बन रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, T2G हो गया, ये क्या हो गया, EG हो गया। ठीक है, इसी के आपको क्या बोला जाता है, CFSC बोला जाता है। अब देखो D1 है ना, तो D1 है तो आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट रहेगा, यहाँ प्रेजेंट रहेगा। इलेक्ट्रॉन क्या प्रेजेंट रहेगा, यहाँ प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब देखो एक्चुअली होता क्या है, अगर जैसे इसमें क्या दिख रहा है, कलर दिख रहा है, तो कलर क्यों दिखता है, कलर दिखता है कोई ना कोई कलर है, जैसे वायलेट कलर आ रहा है तो कुछ ना कुछ क्या है, वेवलेंथ है ना, कुछ ना कुछ क्या है, वेवलेंथ है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, अगर सपोज करो आप इस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर से थोड़ी सी भी एनर्जी देते हो फोटोन के फॉर्म में, या फिर आपने थोड़ी सी भी कोई सी भी वेवलेंथ मारी, फोटोन मारा होगा तो उसकी जरूर कुछ ना कुछ क्या होगी, वेवलेंथ होगी। तो आपने सपोज करो इसको लैम्डा एब्जॉर्प्शन दिया, लैम्डा एब्जॉर्प्शन, इसको क्या बोल रहा हूं, लैम्डा एब्जॉर्प्शन। तो क्या होगा, ये इसने सपोज करो एनर्जी एक्सेप्ट करी। हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट करता है तो वो एक हाई एक्साइटेड स्टेट में मूव करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जंप करेगा। तो ये क्या करेगा, हायर स्टेट में मूव करना चाहेगा। तो मतलब T2G से कहाँ जाना चाहेगा, EG जाना चाहेगा, फिर यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। ये देखो डॉट 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 बना हो ना, डॉट 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 बना। ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट में कोई सा भी इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल रहता है, वो बहुत ज्यादा देर तक वहां पे रह नहीं सकता। अब ये क्या करेगा, वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। तो ये वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। अब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये कुछ ना कुछ वेवलेंथ एमिट करेगा ना, क्योंकि देखो ये कुछ ना कुछ एनर्जी गैप है बेटा, और हर एनर्जी गैप से रिलेटेड कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। किस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, इससे निकाल सकते हो ना, डेल्टा E इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा। तो अब जब ये वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो कुछ ना कुछ ये वेवलेंथ अगेन एमिट कर रहा होगा, और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा एमिटेड, जो वेवलेंथ एमिट कर रहा है। अब ये लैम्डा एमिटेड अगर विजिबल रीजन में आ रही है तो हमें कलर दिखेगा, विजिबल रीजन में नहीं है तो हमें नहीं दिखेगा। मतलब अगर विबग्योर के रीजन में आ रही है ये तो हमें कलर दिखेगा, अगर नहीं आ रही है तो हमें कलर नहीं दिखेगा। सीधी सीधी बात है। ठीक है, सीधी सीधी बात है। तो इस केस में ये कौन सा कलर का आता है, वायलेट कलर का आता है। इस केस में कौन से कलर का आता है, ये वायलेट कलर का आता है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन पहले क्या T2G में था, फिर कहां गया, फिर कहां गया, EG में गया, EG से फिर वापस कहां गया, T2G में ही आ गया। तो T2G भी तो क्या d ऑर्बिटल ही होते हैं, बिल्कुल सही है। ये स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल से आते हैं ना। T2G भी क्या है, d ऑर्बिटल टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। 3 आपके नीचे रह जाते हैं, 2 आपके ऊपर चले जाते हैं। तो बेटा ये भी अल्टीमेटली क्या है, d है, ये भी अल्टीमेटली क्या है, d है। तो क्या इलेक्ट्रॉन आपका d ट्रांजिशन कर रहा है, इस d से कहां गया, ऊपर वाले d में गया। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा ट्रांजिशन कर रहा है, इसको क्या बोला जाता है, डी ट्रांजिशन। तो इस डी ट्रांजिशन की वजह से क्या आ रहा है, डी ट्रांजिशन की वजह से क्या आ रहा है, कलर आ रहा है। अरे ये बात समझ में, अगर कोई रीजन पूछे कि बेटा रीजन क्या है कलर का, रीजन क्या है कलर का, तो रीजन है आपका डी ट्रांजिशन, रीजन है आपका डी ट्रांजिशन। बस सिर्फ ये एक लॉ का कॉम्प्लेक्स नहीं है, और भी रहते हैं। जैसे आपका सपोज करो एक और है, जैसे CuSO4 लिख रखा है। ये कौन से कलर का होता है, ये बेटा होता है व्हाइट कलर का, है ना, ये होता है बेटा व्हाइट कलर का। ठीक है, लेकिन अगर उधर ही आप ये ले लो CuSO4.5H2, तो ये कौन से कलर का हो जाता है, ये कौन से कलर का हो जाता है, ये बेटा ब्लू कलर का हो जाता है, पता है ना, ये कौन सा कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। अब ये ब्लू कलर का हो कैसे रहा है, ये ब्लू कलर का हो कैसे रहा है, क्योंकि ये क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ये क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है। क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तो दोनों में ही सेम है, कॉपर की इधर क्या है, +2 है, ठीक है, इधर कॉपर की क्या है, +2 है। तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट तो दोनों ही केसेस में सेम है, लेकिन CuSO4.5H2 ब्लू कलर का कलर्ड कंपाउंड हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है। कैसे एग्जिस्ट करता है CuSO4.5H2O, ये बेटा एग्जिस्ट करता है CuH2O4 SO4.H2O। तो अगर आपसे कोई पूछे ये, अगर आपसे ये कोई पूछे कि कितने इसमें, एक सेकेंड, कितने इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो बेटा ये होता है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये होता है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और ये क्या होते हैं आपके, ये क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं। तो आपके टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं पानी के, 5 हैं। 4 कैसे बिहेव कर रहे हैं, लिगेंड की तरह, एक कैसे बिहेव कर रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह। तो अब इधर क्या है, लिगेंड है, तो अगे इधर ये कॉम्प्लेक्स है ना, तो अगेन ये किसमें टूट चुका होगा, T2G और EG में टूट चुका होगा।
ये वाला जो ऊपर जो व्हाइट कलर का है ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें T2G और EG नहीं होंगे। T2G और EG कहाँ आते हैं? T2G और EG आपके कॉम्प्लेक्स में आते हैं, तो इसके चक्कर में ये d ऑर्बिटल टूट चुके होंगे तो इलेक्ट्रॉन है उन डी में क्या करेगा? ट्रांजिट करेगा, और जैसे ही ट्रांजिट करेगा तो क्या देगा? वो कुछ ना कुछ वेवलेंथ देगा, कुछ ना कुछ वेवलेंथ देगा तो उसका कुछ ना कुछ कलर आएगा। क्लियर क्लियर। अब देखो एनसीईआरटी में और क्या क्या आपके कंपाउंड्स दे रखे हैं कलर वाले, वो देख लीजिए, वो देख लीजिए। ठीक है, देखिए जैसे NiH2O होल 6 ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, कलर भी हम लोग लिखते हैं। इसमें सपोज करो आपने इथेन 1,2 डायमीन डाला, EN लिगेंड है, इथेन 1,2 डायमीन डाला, क्या होगा? क्या होगा? अब ये बाइडेंटेट है बेटा, और ये क्या है? आपके मोनोडेंटेट है। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको फिक्स रखना है। तो यहां से 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे और एक EN घुसेगा, क्योंकि EN क्या है? बाइडेंटेट है, H2O क्या है? मोनोडेंटेट है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपको सेम रखना है तो आपको 2 पानी के मॉलिक्यूल आप क्या करोगे? निकालोगे। 2 पानी के मॉलिक्यूल आप क्या करोगे? निकालोगे। ठीक है, 2H2O 2H2। अब फर्दर ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इस पे वापस EN अटैक करता है, इस पे वापस EN अटैक करता है, EN अटैक करता है, और क्या होगा? अगेन 2 और वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे और एक EN उसके अंदर आएगा। तो यहां पे क्या बनेगा? NiH2O होल ट्वाइस EN होल ट्वाइस। ठीक है, प्लस 2H2O। सही है। अब अगेन ये जो भी कॉम्प्लेक्स बना, ये जो भी कॉम्प्लेक्स बना, ये वापस आपका EN इस पे अटैक करता है, वापस आपका EN इस पे अटैक करता है, और ये जो 2 बचे हुए और वाटर मॉलिक्यूल हैं ये भी बाहर निकलते हैं और इसकी जगह एक EN आ जाता है। तो क्या बनाता है? NiEN होल ट्वाइस 2 प्लस 2H2 प्लस 2H2। ठीक है, अब इनके कलर जो हैं वो बेटा एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इनके कलर आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। इसका क्या दे रखा है? इसका क्या दे रखा है? ग्रीन है, ये ग्रीन है तो बेटा ग्रीन से ही लगेंगे, ग्रीन है तो बेटा ग्रीन से ही निकलेंगे लगेंगे। ठीक है, इसका क्या है? पेल ब्लू, पेल ब्लू, पेल ब्लू, पेल ब्लू। इसका क्या दे रखा है? पेल ब्लू कलर दे रखा है, पेल ब्लू कलर दे रखा है। ठीक है, इसका क्या दे रखा है? इसका आपका ब्लू या फिर पर्पल, ब्लू और पर्पल दिख तो रहा है ना यार? अच्छा मैं बोल भी तो रहा हूं ना, है ना? तो उससे ध्यान रखिए, ये क्या है? ब्लू और पर्पल है, और ये क्या है? आपका वायलेट। ठीक है, वायलेट भी बेटा ऐसे ही है। चलो ये एक ही बात है यार, है ना? वायलेट। अच्छा यहाँ पे ये 3 होगा, है ना? 3 हो जाएंगे ना, 2 तो पहले ही थे, एक और EN आ गया, एक और EN आ गया, ये कितने हो गए? 3 हो गए। तो ये क्या हो गया? वायलेट कलर का हो गया ना, शायद बहुत ज्यादा क्लियरली विजिबल नहीं है, चलो ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो जाता है? वायलेट कलर का। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कलर कैसे आ रहा है? डी ट्रांजिशन की वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन D और D में क्या कर रहा है? कूद रहा है, तो क्या आ रहा है? एक कलर आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब आपका जो कलर बेसिकली होता है, जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर के, कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है जो लैम्डा एब्जॉर्ब हो रही है और जो लैम्डा एमिट हो रही है। लैम्डा एब्जॉर्प्शन और लैम्डा एमिशन में एक आपका बेटा थोड़ा सा कुछ फंडा रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का फंडा रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का कुछ फंडा रहता है। कैसे रहता है वो हम लोग अभी बात करते हैं। जैसे देखिए इसको सर्कल को क्या करो? थोड़ा सा डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐसे आप क्या कर दो? डिवाइड कर दीजिए इस सर्कल को। ठीक है, इसको चाहो तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। हाँ, अब क्या होता है? विबग्योर होता है ना, तो उसको आप ऐसे लिखना स्टार्ट करो। विबग्योर के वी आई को खा जाओ, आई को खा जाओ, विबग्योर है ना, आई खा जाओ। वी बी जी वाई ओ आर, वी बी जी और, वी बी जी और, वी बी जी और। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का फंडा क्या रहता है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का ये फंडा रहता है कि अगर सपोज करिए ये आपका लैम्डा एब्जॉर्प्शन है, तो ये आपका क्या होगा? लैम्डा एमिशन। मतलब अगर एब्जॉर्ब हो रही है वायलेट कलर की लाइट तो बेटा दिखेगा क्या? येलो कलर का। लैम्डा एब्जॉर्प्शन अगर वायलेट का है तो दिखेगा क्या बेटा? दिखेगा क्या बेटा? येलो कलर का दिखेगा, येलो कलर का दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही सपोज करो अगर लैम्डा एब्जॉर्प्शन आपका ये है, ग्रीन कलर का है,
ठीक है, तो ये लैम्डा एब्जॉर्प्शन है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या हो गया आपका, क्या हो गया, लैम्डा एमिशन क्या हो गया, रेड हो जाएगा। अगर ग्रीन कलर की लाइट वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो दिखेगा कैसा, रेड कलर का, तो ये दिखता है, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। ठीक है, और देखो जैसे आपका यहाँ पे मैंने बताया था, ये क्या है आपके CFSC है, ये क्या है CFSC है, और एनर्जी को मैं क्या, एनर्जी तो है CFSC बेसिकली, बिल्कुल सही है, तो HC बाय लैम्डा कर सकता हूँ, हाँ। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, जो आपकी CFSC रहती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एब्जॉर्प्शन। CFSC क्या है बेटा, एनर्जी है, इसको क्या लिखोगे, HC बाय लैम्डा, तो लैम्डा से क्या आ रहा है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, लैम्डा एब्जॉर्प्शन से आपसे दो कैटेगरी के सवाल पूछे जा सकते हैं, आपसे लैम्डा एब्जॉर्प्शन भी पूछा जा सकता है, आपसे लैम्डा एमिशन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो CFSC से हमको निकालनी है दोनों चीजें, तो लैम्डा एब्जॉर्प्शन क्या है, CFSC से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर जैसे मान लो ये आपका लैम्डा एब्जॉर्प्शन है, तो वेव एमिशन क्या है, येलो है, राइट, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एमिशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहती है, लैम्डा एमिशन के रहती है, लैम्डा एमिशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। ठीक है जी, ठीक है जी, तो इनको हम दोनों को किससे निकालते हैं, CFSC से निकालते हैं, दोनों को हम कहां से निकालते हैं, CFSC से निकालते हैं। ठीक है, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होता जाता है उतनी ज्यादा CFSC होती है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए यार। मोर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा, मोर इज CFSC उतनी ही ज्यादा रहेगी, CFSC उतनी ही ज्यादा रहेगी। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ लैम्डा एब्जॉर्प्शन इन विजिबल रेंज, फिर इनविजिबल रीजन। ठीक, आपको क्या करना है, लैम्डा एब्जॉर्प्शन का ऑर्डर बताना है। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, लिगेंड लिख रहा हूँ, लिगेंड है ये रहा आपका NiH2O होल 6 2+, ठीक है, NiNH3 होल 6 2+, और NiNO2 होल 6 4-। ठीक है, सपोज करो दिस इज योर A, दिस इज योर B, दिस इज योर C। इनमें आपको क्या करना है, लैम्डा एब्जॉर्प्शन का क्या बताना है, आपको ऑर्डर बताना है ABC। आप ऐसा करो, पहले CFSC का ऑर्डर बता दीजिए मेरे को, क्योंकि CFSC से बेटा उल्टा ऑर्डर आने वाला है किसका, लैम्डा एब्जॉर्प्शन का। सही है, CFSC का ऑर्डर कैसे बताओगे, आपको लिगेंड देखना पड़ेगा। एक तरफ बेटा कौन है, पानी, एक तरफ अमोनिया, एक तरफ NO2-। तो यहाँ पे देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी, ये रहा पानी, ठीक है, ये रहा अमोनिया, ठीक है, ये रहा NO2-। सबसे ज्यादा आगे कौन है, NO2-, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उसकी CFSC सबसे ज्यादा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ CFSC का ऑर्डर, क्या मैं ये बोल सकता हूँ CFSC का ऑर्डर A देन B देन C है। C की CFSC क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये क्या है, इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और अगर CFSC यहाँ पे सबसे ज्यादा है तो लैम्डा एब्जॉर्प्शन यहाँ पे सबसे कम होगा, लैम्डा एब्जॉर्प्शन बेटा यहाँ पे सबसे कम होगा। क्लियर, क्लियर। और अगर आपसे पूछा लैम्डा एमिशन पूछता तो वो CFSC जैसा ही ऑर्डर आ जाता, वो CFSC जैसा ही ऑर्डर आ जाता। ठीक है जी, ठीक है जी। कलर का फंडा समझ में आ गया, कलर का फंडा समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है आपका, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। ठीक है, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड में मैं आया, है ना, कहीं जाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, एक सेकंड में मैं आया, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। आ गए ना, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। ठीक है, ठीक है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड।
ठीक है, इसे पढ़ते हैं। इसी में आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स आने वाले, इसी में आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा डेफिनेशन की। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की आखिर डेफिनेशन होती क्या है। देखो नाम से ही पता चल रहा है ऑर्गेनोमेटालिक, मतलब एक होगा मेटल होगा और कार्बन होगा। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्टली बॉन्ड रहता है उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किन्हें बोलते हैं, कंपाउंड्स इन विच मेटल is directly compounds in which metal is directly bonded with carbon। अगर कार्बन के साथ मेटल डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कितने तरीके के होते हैं ये, कितने तरीके के होते हैं ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। सबसे पहले कौन सा होता है, आयनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। आयनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, इसमें क्या होगा, आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड मेटल। कार्बन और मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, किसमें, आयनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में। कैसे क्या रहता है, जैसे किस के बीच में रहता है, जैसे R-Li+ ये रहता है। ठीक है, ये क्या है आपका, मेटल है लिथियम, और R आपका एल्काइल ग्रुप तो मतलब कार्बन ही है, जैसे और RC ट्रिपल बॉन्ड C-Na+। तो यहाँ पे क्या है बेटा, देखो एक कटायन है और एक अनायन है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, आयनिक बॉन्ड है। ठीक है जी, तो आयनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, क्लियर जी। दूसरा क्या रहता है, कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, कौन सा बॉन्ड रहेगा कार्बन और मेटल में, ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कार्बन या फिर बिटवीन, कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड मेटल। ठीक है, कार्बन और मेटल के बीच में कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड है। अब बेटा कोवेलेंट बॉन्ड आपका सिग्मा हो सकता है, पाई हो सकता है ना, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो आपके कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटालिक के और टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्डेड, एक होता है बेटा पाई बॉन्डेड, और एक होता है बोथ सिग्मा एंड पाई बोथ बॉन्डेड, दोनों बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड भी होता है, पाई बॉन्ड भी होता है, और दोनों भी होते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही हमको पढ़ना है मेनली, है ना, यही हमको सबसे ज्यादा पढ़ना है, जो सिग्मा और पाई बोथ बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बढ़ते हैं सिग्मा बॉन्डेड। ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड रहेगा किस के बीच में, कार्बन और मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, सिग्मा बॉन्ड रहेगा। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड मेटल। कार्बन और मेटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा फेमस एग्जांपल क्या रहता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे ज्यादा जो फेमस एग्जांपल है वो क्या है इसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा दिखता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है बेटा RMgX ऐसा दिखता है, RMgX। तो देखो ये आपका मेटल, ये आपका कार्बन, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, चार्जेस अगर हम लिखना चाहे तो यहाँ पे माइनस रहता है, यहाँ पे माइनस रहता है, यहाँ पे +2 रहता है। ठीक है, तो ये रहता है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ये रहेगा पाई बॉन्डेड। तो पाई बॉन्डेड हम लोग फिर भी देख चुके हैं,
पाई बॉन्डेड हम लोग फिर भी देख चुके हैं, ये जो एग्जाम्पल थे आपके फेरोसिन और ये सारे कौन से थे, पाई बॉन्डेड ही तो थे, पाई बॉन्डेड ही तो थे। देखिए मैं अभी आपको वापस दिखा देता हूँ, याद करा देता हूँ वापस, टेंशन लेने की बात नहीं है बेटा। फेरोसिन, फेरोसिन कैसा दिखता है बेटा, ये फेरोसिन का फॉर्मूला FeC5H5 होल ट्वाइस, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर कैसा रहता है, इधर Fe, ठीक है, ये रहा आपका ऐसा कुछ, ये C5H5 क्या है, C5H5 माइनस रहता है ना, ये रहता है, ये रहता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और ऐसा क्या होता है, क्या होता है, ये आपका जो बेसिकली ऐसा दिखता है, ये बेसिकली ऐसा दिखता है, तो ये जो रेजोनेंस के चक्कर में जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरी रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो तभी मैंने बीच में नेगेटिव लिखा है, बीच में नेगेटिव लिखा है। अब ये पाई बॉन्ड में क्या होता है, पूरी रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ऐसा कुछ हाइब्रिड बनता है। तो यहाँ से बेटा ये जो हाइब्रिड है ना, ये पूरा का पूरा ऐसे डोनेशन हो रहा है, यहाँ से आपके हाइब्रिड से पूरा का पूरा डोनेशन हो रहा है। तो डोनेट कौन हो रहे हैं, आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं, कौन डोनेट हो रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं। तो यहाँ से बेटा डोनेशन होता है और यहाँ से बेटा डोनेशन होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके डोनेट कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके डोनेट कर रहे हैं, तो दिस इज पाई बॉन्डेड, इसलिए ये क्या है, पाई बॉन्डेड है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। जैसे आपका एक और जो कंपाउंड होता है जेश सॉल्ट, ठीक है, जेश सॉल्ट है ना, इसमें जो आपका अनायन होता है, जैसे कटायन, जैसे आपने मान लो पोटेशियम ले लिया, ठीक है, PtCl3 eta2C2H4, eta2 हेप्टेसिटी, हेप्टेसिटी है ना, देखो ये दिखता कैसे है, दिखता कैसे है, ये प्लैटिनम, इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl, और यहाँ पे देखो C2H4 है ना, इथीन है ये, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये जो डोनेशन हो रहा है ये कहां से हो रहा है, ये पाई बॉन्ड वाला ये डोनेट हो रहा है, ये डोनेट हो रहा है, पाई बॉन्ड डोनेट हो रहा है, जैसे डोनेशन दिखाएं यहाँ पे ये, ठीक है। तो इसको बैलेंस कैसे, ये बैलेंस कैसे हो रहा होगा, K+ से बैलेंस हो रहा होगा, K+ से बैलेंस हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये सब क्या है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं। जैसे पहले वाले में कौन सा बॉन्ड था, कौन सा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड था, पहले वाले में कौन सा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड था मेटल और कार्बन के बीच में, लेकिन यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, कोवलेंट ऑर्गेनोमेटालिक में सिग्मा बॉन्डेड होते हैं, पाई बॉन्डेड होते हैं। तीसरा क्या रहता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, दोनों बॉन्ड रहने वाले, सिग्मा बॉन्ड भी रहने वाले हैं और पाई बॉन्ड भी रहने वाले हैं। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहां आता है, it is used in metal carbonyls, it is present in metal का कार्बोनिल, मेटल का कार्बोनिल, मेटल के कार्बोनिल में ये चीज प्रेजेंट है, मेटल के कार्बोनिल में ये चीज प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या सीखनी है, बॉन्डिंग सीखनी है, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। कि बेटा बॉन्डिंग होती कैसे है मेटल कार्बोनिल्स में, ये तो देख लो, बॉन्डिंग होती कैसे है मेटल कार्बोनिल में, एटलीस्ट ये देख लीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। उसका एक एक पॉइंट हम लोग लिख लेंगे बढ़िया तरीके से, आपको सारी चीजें समझ में भी आ जाएंगी, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, देखिए, है ना, बड़ा बड़ा बढ़िया तरीके से समझाएंगे एकदम। देखो आपका मेटल कार्बोनिल क्या बोल रहे हैं, मेटल और कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये बेटा क्या है, मेटल आपका, ये बेटा क्या है आपका, मेटल, ये रहा आपका मेटल, ठीक है, ये रहा आपका मेटल, ठीक है सर, ठीक है सर। कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी ये रही C और ये रहा आपका O, ठीक है, ठीक है, ये O एकदम ऐसे हिलता हुआ बन गया है ना, ये रहा आपका, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब देखो होता क्या है, इस कार्बन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, इस कार्बन के पास क्या होता है बेटा, लोन पेयर होता है। तो ये इसका देखो लोन पेयर दिखा देते हैं, ये इसका लोन पेयर दिखा दिए, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब देखो यहाँ पे मेटल जो है, मेटल जो है, मेटल के हम पहले कुछ ऑर्बिटल्स दिखा देते हैं, मेटल के हम कुछ क्या करते हैं, ऑर्बिटल दिखा देते हैं। तो देखो मेटल के पास पहले कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे सपोज करो मैंगनीज ले लिया हमने, तो उसके पास 4s2 3d5 तो होगा ही ना,
कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और कुछ उसको डोनेशन से मिलते हैं लिगेंड के थ्रू, ठीक है। तो आपने ये बनाए कुछ ऑर्बिटल्स, ये बनाए कुछ आपने ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये डी ऑर्बिटल बना देते हैं इनसे डबल डम्बल, ठीक है। इसको चाहो तो यार, इसको चाहो तो क्या करते हैं, अंदर ले चलते हैं, थोड़ा रुको, ठीक है। ऐसा करते हैं, ये हमने बनाया, ये हमने बनाया आपका डी ऑर्बिटल, ये एक, ये एक, ये एक और ये एक, ठीक है। ये आपने बना दिया डी ऑर्बिटल। और इसके पास कुछ ना कुछ एम्प्टी ऑर्बिटल भी होगा बेटा। जो लिगेंड होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो जो सेंट्रल एटम होता है वो रखता है ना इलेक्ट्रॉन अपने पास, कहाँ रखेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल में ही तो रखेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल में ही तो रखेगा। तो यहां पे मैंने इसका क्या दिखा दिया, एम्प्टी ऑर्बिटल। यहां पे मैंने इसका क्या दिखा दिया, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो ये क्या है बेटा, पहले तो ये लिखो, ये क्या है बेटा, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो क्या होगा, जो आपके कार्बोनिल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट होंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट होंगे। तो यहां से ये डोनेट करता है अपने लोन पेयर किसमें, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में, एम्प्टी ऑर्बिटल में। यहां से कौन सा बॉन्ड बनता है, यहां से कौन सा बॉन्ड बनता है, यहां से बेटा बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो पहली बात तो हम ये समझे कि देखो दोनों बॉन्ड होने वाले हैं, सिग्मा बॉन्ड भी होने वाला है और पाई बॉन्ड भी होने वाला है। तो जो सिग्मा बॉन्ड हो रहा है वो कैसे हो रहा है, जब कार्बोनिल के जो लोन पेयर हैं वो डोनेट हो रहे हैं इन एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, ठीक है। तो साथ साथ लिखते हुए चले, आ जाओ साथ साथ लिखते हुए चलते हैं, साथ साथ लिखते हुए चलते हैं, ठीक है। मेटल एंड कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ कार्बोनिल कार्बन लोन पेयर टू वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल, ठीक है। देख लो, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कार्बन इसकी बात कर रहे हैं। इसके पास जो लोन पेयर है ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है किसमें, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है, टू वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल, वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल, ठीक है। वेकेंट लिख दो यहाँ पे एम्प्टी की जगह, जो हम एक ही भाषा यूज करेंगे, है ना, वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब पाई बॉन्ड भी बनना है, हाँ सर पाई बॉन्ड भी बनना है, ठीक है। ये जो आपके ऑर्बिटल हैं ये फिल्ड है बेटा, यहाँ पे ऑलरेडी मेटल के कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। ब्लू वाला जो बनाया था वो एम्प्टी से बनाया था, ये तो आपके फील्ड ऑर्बिटल्स है, आपके फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है, फील्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। अब आपका कौन है, मेटल कार्बोनिल है ना। अब आपका ये क्या है, कार्बोनिल है। तो यहां पे भी आपके क्या होते हैं, यहां पे भी आपके ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये आपके ऑर्बिटल बना दिए, ये आपके ऑर्बिटल बना दिए, ठीक है। ये आपके क्या कर दिए, ये ऑर्बिटल बना, ठीक है। अब ये कौन सा ऑर्बिटल बनाए हैं, ये बेटा जो ऑर्बिटल बनाए हैं ये बनाए हैं पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जो कार्बोनिल कंपाउंड जो सीओ रहता है ना, इसके पास क्या रहता है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहते हैं। पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग, राइट। तो अब इसमें क्या होता है, यहां से आपका जो ये फील्ड ऑर्बिटल्स हैं ये डोनेशन करते हैं, ये बैक बॉन्डिंग करते हैं और ये अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं कार्बोनिल को। और कार्बोनिल के कौन से ऑर्बिटल में जाते हैं, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहां से आपका ये डोनेशन होता है, यहां से यहां डोनेशन हुआ, यहां से यहां डोनेशन। तो कौन सा बॉन्ड बनता है, जो आपकी ओवरलैपिंग हो रही है, आप ध्यान से अगर देखो तो जो ओवरलैपिंग हो रही है आपकी, जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कौन सी हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये देखो ये ऊपर है, ये वेकेंट पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये उसका फील्ड है। तो यहां से ओवरलैपिंग हो रही है। तो अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है, अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है। तो यहां से कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। यहां से कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। क्योंकि ये वाली जो ओवरलैपिंग हुई है ये हुई है आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग,
ठीक है। और जो ये वाली ओवरलैपिंग है, ये वाली जो ओवरलैपिंग है, ये वाली जो ओवरलैपिंग है, ये कौन सी ओवरलैपिंग होती है? ये होती है आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग जिसे हम बोलते हैं ना, जिससे सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है और एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। तो पाई बॉन्ड किससे बन रहा है? पाई बॉन्ड बन रहा है जो फिल्ड ऑर्बिटल हैं वो कार्बोनिल के पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं और आपका पाई बॉन्ड बन रहा है। तो देखिए यहां पे हम लिखते हैं कि मेटल एंड कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइडवाइज ओवरलैपिंग of filled orbital of metal and pi star antibonding orbital of कार्बोनिल, है ना, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ठीक है। इसी को ही क्या बोला जाता है? दिस इफेक्ट इज नोन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। दिस इज नोन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। इसको क्या बोला जाता है? सिनर्जिक बॉन्डिंग बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सिनर्जिक बॉन्डिंग बोला जाता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। और ऐसे जो लिगेंड ये सारी हरकतें करते हैं, मतलब ये सारी हरकतें मतलब सिग्मा बॉन्ड भी बनाते हैं और जो पाई बॉन्ड भी बनाते हैं, इनको पाई एसिड लिगेंड बोला जाता है, इनको पाई एसिड लिगेंड बोला जाता है। these ligands are known as pi acid ligand, और मेनली आपको उसमें कार्बोनिल ही पढ़ना है, ठीक है, मेनली आपको उसको कार्बोनिल ही पढ़ना है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। ये चीज क्लियर हुई है, ये चीज क्लियर हुई है। अब देखो इसमें आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, देखो हो क्या रहा है ये सुनिए। इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग का, कि आपके सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग किसको बोल रहे हैं? दोनों को बोल रहे हैं ना, जो सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों जो बन रहे हैं, इनको मिला के हम क्या बोल रहे हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग बोल रहे हैं। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से बेटा हो क्या रहा है, देखो इस लोन पेयर को डोनेट किया गया तो क्या बन गया? आपका सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। और फिर फिल्ड ऑर्बिटल से इसके वेकेंट ऑर्बिटल पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में गए, ठीक है, तो यहां से पाई बॉन्ड बन गया। तो इस आपका मेटल के बीच में और इस कार्बन के बीच में क्या दो आपके बॉन्ड आ गए? एक सिग्मा बॉन्ड आ गया और एक कौन सा बॉन्ड आ गया? पाई बॉन्ड आ गया। तो क्या मेटल और कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो गई? क्योंकि दो आपके बॉन्ड्स आ चुके हैं, बिल्कुल सर। तो ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग मेटल एंड कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। बॉन्ड एनर्जी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और बॉन्ड लेंथ क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करेगी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और उधर ही कार्बन और ऑक्सीजन पे क्या हो रहा है? ध्यान से सुनना, अब थोड़ी सी केमिकल बॉन्डिंग यहां पे काम आएगी। देखो क्या हो रहा है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है? क्या यहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। तो इस कार्बन और ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां जा रहे हैं? पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर बेटा कैसे निकालते हैं? जरा केमिकल बॉन्डिंग याद करो। बॉन्ड ऑर्डर अगर निकाला जाता है तो ऐसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, तो ये वैल्यू क्या कर रही है बेटा? इंक्रीज कर रही है। तो क्या बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा? हाँ सर, बॉन्ड ऑर्डर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या करेगा?
डिक्रीज करेगा, बॉन्ड एनर्जी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इन दोनों की बॉन्ड लेंथ, किस किस की, कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी। सही है, सही है। ये डायरेक्टली आपसे यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, किसी के बीच में भी पूछा जा सकता है, मेटल और कार्बन के बीच में भी पूछा जा सकता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। एक तो ये हो गया सिनर्जिक बॉन्डिंग का इफेक्ट। और इफेक्ट ऑफ चार्ज की डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी का क्या इफेक्ट रहता है। अगेन दोनों पे इफेक्ट पड़ते हैं, किस किस पे, मेटल एंड कार्बन पे, मेटल एंड कार्बन पे। तो देखो क्या हो रहा है, जैसे सपोज करो इस आपके मेटल पे सपोज करो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, मतलब सपोज करो नेगेटिव चार्ज है, चार्ज डेंसिटी बोल रहे हैं हम, नेगेटिव चार्ज के सेंस में बोल रहे हैं। तो क्या वो बहुत ज्यादा अच्छे से डोनेट करेगा। देखो कार्बोनिल तो इसको डोनेट करेगा ही करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड तो बनना ही बनना है, सिग्मा बॉन्ड तो हर किधर ही बनता है। कोई सा भी लिगेंड ले लो, अमोनिया ले लो, पानी ले लो, वो बेटा अपने लोन पेयर तो डोनेट करता ही है ना, तो सिग्मा बॉन्ड तो बनता ही बनता है। लेकिन यहाँ पे स्पेशल क्या हो रहा है, यहाँ पे फील्ड ऑर्बिटल मेटल के एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में कार्बोनिल के इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, राइट। तो अगर मेटल पे सपोज करो बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा डोनेट करेगा। तो बहुत ज्यादा डोनेट करेगा तो यहां पे पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो अगेन कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होती है उतना ही बेहतर बैक डोनेशन, उतना ही बेहतर पाई बॉन्ड बनता है, और उतना ही ज्यादा मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया तो बॉन्ड एनर्जी बेटा कम हो जाएगी, और बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाएगी और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। और सीधी सीधी बात है बेटा, जो ये लिखूंगा ना मैं यहाँ पे जो लिखूंगा ना, इसका उल्टा होएगा कार्बन और ऑक्सीजन के साथ। जस्ट इसका क्या लिख दो, उल्टा लिख दो, उल्टा लिख दो। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, बॉन्ड एनर्जी भी बेटा क्या होगी, कम होगी, बॉन्ड लेंथ क्या करेगी बेटा, बढ़ेगी। सही बात है ना, क्योंकि यार जितना ज्यादा आपका पाई बॉन्ड बनेगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके पाई स्टार में जाएंगे। यहाँ पे वो पाई स्टार में जाएंगे तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कम होगा, बॉन्ड लेंथ भी कम होगी, सॉरी बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये मेनली आपको ये इफेक्ट ध्यान रखने हैं, यहां से आपकी चीजें फिर भी पूछी जा सकती हैं। क्लियर है जी, है ना। इंपॉर्टेंट है मेटल कार्बोनिल, और ढंग से इसे एक और बार चाहो तो स्पीड बढ़ा के एक और बार इसे देख लीजिएगा। क्लियर, ठीक है। चल आगे देखते हैं और आगे हम देखते हैं एक कंपाउंड की आप स्टेबिलिटी कैसे निकाल सकते हो। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आप स्टेबिलिटी कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं यार, एक क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है, उसको हमको मेनली देखना है। जैसे सपोज करो हमको बनाना है Ml4, हमको एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कंपाउंड बनाना है। तो वो कैसे बनता है, पहले मेटल आया, पहले एक लिगेंड आया, क्या बनाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगी और क्या बनाएगा, Ml बनाएगा। फिर अगेन ये Ml आया, एक और लिगेंड आया, क्या बनाएगा, Ml2। ठीक है। एक और Ml2 आया, एक और लिगेंड आया, क्या बनाएगा, Ml3 टाइप का बनाएगा। ऐसे हमको Ml4 तक जाना है ना, तो Ml3 आया प्लस एक और लिगेंड आया और क्या बना लिया, Ml4। ठीक है जी। अच्छा 5 होता 6 होता, ऐसे चलती जाती, ठीक है। अच्छा जरा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, कैसे लिखोगे, Ml/m, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन ले लो, इंटू L। K2 लिखो, इसको क्या लिखोगे, Ml2/ml, ऐसे तो लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, स्टोइचियोमेट्री बेटा सबकी क्या है, 1 है। K3 लिखो, इसको K3 मान लो, Ml3/ml2 इंटू L। सही है। और K4 लिखो, Ml4/ml3 इंटू L। सही है जी,
सही है जी, देख लो आराम से देख लो। ठीक है, तो इन सभी को K1 K2 K3 K4 इन सभी को क्या बोला जाता है, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब ये कैसे हैं यार ये कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्यों है ये, क्योंकि सपोज करो K1 की वैल्यू जितनी ज्यादा है, अगर K1 सपोज करो इंक्रीज करता है तो क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहेगी, बिल्कुल सही है। तो क्या ML ज्यादा बनेगा, हाँ मतलब वो ज्यादा स्टेबल है। तो K1 अगर आपका बढ़ रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है मतलब जो ये कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, स्टेबल है। तो K1 क्या है, बेसिकली स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और स्टेप वाइज क्यों है, क्योंकि वो एक एक करके बता रहा है, मतलब ये आपका K1 बताएगा, इसके बारे में K2 बताएगा, K3 K4, ठीक है। और अगर आपको ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालना है, तो क्या करो, ऐड कर दो सबको। ऐड करोगे तो बेटा ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बिल्कुल सही है। ऐड करेंगे तो क्या इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, M आया, 4 लिगेंड आए और क्या बना दिया, ML4 बना दिया। तो इसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट आता है वो क्या लिखते हैं हम, बीटा, ठीक है। ये क्या होता है आपका ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। आपने क्या रिएक्शंस ऐड करी हैं, बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होंगे, मल्टीप्लाई। तो बेटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो ध्यान लगाओ, जैसे आपका इधर ML न्यूमरेटर में, इधर डिनोमिनेटर में कैंसिल, ML2 ठीक है, ML3 कैंसिल। तो बन क्या रहा है आपका, जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बन रहा है वो आ रहा है आपका बीटा इक्वल्स टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4, ठीक है जी। ये स्टेप वाइज है, जितने भी मान लो आपके 5 होते 6 होते तो K5 K6 तक चले जाता, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अच्छा अगर मान लो मैं रिएक्शन उल्टी कर दूं, जैसे मैं रिएक्शन सपोज करो ऐसे लिख देता हूं, ML4 M+4L, ठीक है। तो इसका अगर सपोज करो मेरे को डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना है, क्योंकि देखो अब ML4 क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, टूट रहा है ना। तो स्टेबिलिटी के क्या रहेगा, उल्टा रहेगा, 1/बीटा रहेगा, सही है ना बेटा। रिएक्शन उल्टी कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है जी। तो एक तो आप लोग स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस तरीके से निकाल सकते हो इस कॉम्प्लेक्स से। एक और जो आप लोग तरीका है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स निकालने का, कि कहीं पे भी अगर चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स है, रिंग फॉर्मेशन वाले चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स की, मैं कुछ बस लास्ट के पॉइंट्स बचे हैं वो लिख लेते हैं हम लोग और रैप करते हैं हमारे इस वीडियो को। चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स जो लिगेंड रहते हैं, चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर more stable than non-chelating complex compounds, ठीक है। कहीं पे भी अगर कॉम्प्लेक्स में बेटा रिंग बन रही होगी तो ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू नॉन रिंग, ठीक है। ये ठीक है। अगर आपका एक मेटल है, फॉर अ गिवन मेटल और लिगेंड अगर सपोज करो फिक्स्ड है, तो जो स्टेबिलिटी रहती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर बेटा जितना ज्यादा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। जैसे सपोज करो K3FeCN6 और K2 देखो K2FeCN6। जब देखो सेंट्रल मेटल एटम सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, लिगेंड सेम है, लेकिन यहाँ पे ये +3 में है, यहाँ पे ये +2 में। तो स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। एक और ऑर्डर क्या रहता है, मे भी नाम सुना हो आप लोगों ने, इरविंग विलियम ऑर्डर। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके +2 आयंस के लिए एप्लीकेबल है। फॉर +2 आयंस मतलब आयन किसमें होना चाहिए, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ऑर्डर क्या रहता है, मैंगनीज का
सबसे कम स्टेबल रहेगा, देन आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, वही अपना अटोमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, तो आपका +2 आयंस की जो स्टेबिलिटी रहेगी वो इंक्रीज करती जाएगी। और ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग 3D के लिए ही अप्लाई करते हैं। ये चीज जो हम अप्लाई करते हैं वो 3D के लिए ही अप्लाई करते हैं, 3D के लिए ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी में कुछ जैसे आपके ये पॉइंट मेंशन है, एंटी कैंसर, सिस्प्लैटिन, है ना। एंटी कैंसर एजेंट क्या रहता है, सिस फॉर्म रहती है किसकी, प्लैटिन की। सिस फॉर्म रहती है किसकी, प्लैटिन की। कैसा रहता है, प्लैटिन, इधर Cl, इधर Cl, ठीक है, इधर NH3 और इधर NH3। सिस फॉर्म रहती है किसकी, प्लैटिन की। सिस फॉर्म रहती है किसकी, प्लैटिन की। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है, विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट कहाँ यूज होता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में यूज होता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में यूज होता है। कैसे दिखता है, रोडियम का कंपाउंड रहता है बेटा, ये रोडियम का कंपाउंड रहता है, PPH3 का थ्राइस। ठीक है, इधर Cl, रोडियम का रहता है, ये रोडियम का रहता है। इधर ये क्या है, फॉस्फोरस है, ये क्या है, 3 फिनाइल है, और PPH3 के 3 ऐसे आपके ग्रुप हैं, और यहाँ पे क्या आ गया, Cl, यहाँ पे क्या आ गया, Cl। ये होता है विल्किंसन कैटलिस्ट। ठीक है, ये भी आपका एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ठीक है, चलिए, तो फिर यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कवर होता है। अच्छा, एक और आपका ट्रांस इफेक्ट बचा है ना, हाँ, एक और आपका चीज है वो ट्रांस इफेक्ट है। ये देखो हम लोग ये लिखाए हैं, वैसे तो यार ये बहुत ही रेयरली एक बार गलती से आ गया था, ये आपके कोर्स में वैसे नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, ये चीज भी कवर कर लीजिए। क्या होता है ट्रांस इफेक्ट, जैसे सपोज करो ये मेटल है, ये A, ये B, ये C, ये D। सपोज करो कोई लिगेंड आया और उस लिगेंड ने क्या करा, इस D को रिप्लेस करा, तो क्या बना लेगा, M, इधर A, इधर B, इधर C, और इधर क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। सही है ना, इधर क्या आ गया, L आ गया, और D क्या करेगा, निकल गया, D निकल गया। अब यहां पे जो D है ये निकलेगा किस रेट से, ये कौन डिसाइड करता है, ये A डिसाइड करता है। ट्रांस इफेक्ट, ट्रांसपोजिशन पे, इस D के ट्रांसपोजिशन पे जो भी ग्रुप रहेगा ये डिसाइड करेगा। ये है आपका डिसाइडिंग फैक्टर कि जो D है उसकी रेट क्या रहेगी, ट्रांस इफेक्ट से बोलते हैं। और डिसाइडिंग ऑर्डर क्या है, अगर मान लो A पे साइनाइड है, CN है, तो वो जो D की निकलने की रेट रहेगी वो सबसे ज्यादा रहेगी। तो ये आपको एक ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर दे रखा है कि CO, CN, CO, NO, ET, PR3, हाइड्रोजन, फिनाइल, NO2 सबसे कम किसकी, पानी की। तो ट्रांस पे जो आपका ग्रुप प्रेजेंट है उस पे डिपेंड करता है कि जो आपका D है वो कितनी तेजी से निकलेगा। और ये आपको सीरीज दे रखी है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक होती तो सही में कसम से आपको बता देते। ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे यार आप लोगों का ये चैप्टर समाप्त होता है, और बढ़िया से अच्छे से पढ़ते रहिए, और भी जो भी आपके रिमेनिंग वीडियोस हैं वो आपके जल्दी से रिलीज होते जाएंगे अब। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।